आपको लगता है कि कैबिनेट में पास होने के बाद जो अब इसका अगला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 1932 अंतोगत्वा झारखंड में लागू हो जाएगा या फिर भी पेंच फंसने जैसा आपको लगता है? अच्छा, ये उलगुलान 3.0 ये क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार की नीति पूरा स्पष्ट है तो मैं चाहूँगा कि शीतकालीन सत्र का इंतजार क्यों किया जाए। आप एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है उसे विधानसभा में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाए और फाइनली इसको शीतकालीन सत्र में संसद भेजा जाए। यानी जो 9वीं अनुसूची का मामला है, इन केंद्र तो जाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा क्योंकि झारखंड के लोग सदैव ठगे गए हैं, सदैव छले गए हैं। तो अभी जब तक अंतिम मोहर नहीं मुकर्रर होती है तब तक हमें पैनी नज़र रखनी होगी इस आंदोलन पर। तो यानी स्पष्ट शब्दों में खनन नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति, इनको इंक्लूड करते हुए अब 3.0 का आगाज़ होगा। हालांकि ये 2002 का समय नहीं है। अब झारखंड, हम लोग भी 20 सालों में जवान हो चुके हैं। अब हम लोग भी झारखंड को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बाहरी दृष्टिकोण, बाहरी व्यक्ति जो इस राज्य का ना होकर इस राज्य में अगर दबाव बनाने का प्रयास करेगा तो हम लोग इसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस बार जो 32 के विरोध में आएगा, मुझे लगता है झारखंड में उसका पुरजोर विरोध होगा और ऐसे लोगों को झारखंड में एक बहुत बड़े भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। हम दर्शकों से चाहेंगे कि विकास दा के चैनल में ज़रूर आप इनके एंकरिंग करने का जो अंदाज़ है बिल्कुल दिल खुश कर देगा। और खासकर जब बोलते हैं तो बन गए नेता, तो मैंने गजब का एक भाव उत्पन्न होता है। बहुत अच्छे मैंने संवाददाता हैं, बहुत अच्छे ये पत्रकार हैं, मीडिया कर्मी हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको उन्हीं से मिलाने जा रहे हैं जिनको लेकर के लगातार आपने कई कमेंट्स किए हैं। कई लोगों के फ़ोन आए कि आप भाई झारखंड के पहले भगत सिंह से कब मिलवा रहे हैं। दरअसल आप वाकिफ़ होंगे टाइगर जयराम महतो से। एक त्याग, एक बलिदान, एक संघर्ष का एक नाम टाइगर जयराम का है। 1932 के इस आंदोलन के बाद जब चीज़ें कई तरह से बदलने की ओर अग्रसर हुई, या यूँ कहें कि कैबिनेट में जब 1932 को मंजूरी मिल गई, इसके बाद से कई तरह की राजनीति हो रही है। लेकिन दरअसल 22 वर्षों का संघर्ष, या यूँ कहें कि 1932, अगर 22 वर्षों से पहले भी अगर हम इन सब चीज़ों पर गौर करें तो 1932 का संघर्ष दरअसल बहुत पुराना है। लेकिन 22 वर्षों के बाद क्यों सरकार को आज याद आई कि 1932 को कैबिनेट में मंजूरी देना पड़ा? दरअसल इसमें सबसे बड़ा किरदार, सबसे बड़ा रोल है टाइगर जयराम महतो का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बधाई हो दादा। और आपका ये संघर्ष, आपका ये बलिदान, आपका ये त्याग वाकई में सभी झारखंडियों के लिए बेहद ही प्रेरणा स्रोत रहा। और आखिर में 1932 कैबिनेट में तो पास हो गया, लेकिन एक प्रोसेस है, अभी शीतकालीन सत्र आने हैं, केंद्र में जाएगा, प्रोसेस है, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम तो बधाई देना चाहेंगे तमाम अपने झारखंड के जनमानस को, जिनके तप, त्याग, समर्थन, सहयोग से, और साथ ही मीडिया बंधुओं जिनमें आपका भी अहम योगदान है। आप गिरिडीह से रिपोर्टिंग करने के लिए झरिया, धनबाद, मानव श्रृंखला तक आएँ। आपके साथ तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी इस आवाज़ को, आंदोलन की बातों को प्रमुखता के साथ अपने न्यूज़ चैनल में स्थान देने का काम किया। तो निश्चय ही हम लोग कहीं ना कहीं जो 22 सालों से झारखंड के लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे कि हमारी एक पहचान, एक लाइन लिख के दीजिए कि आखिर झारखंड के लोग कौन हैं। क्योंकि भारत तो सभी का है, लेकिन राज्य सबका नहीं हो सकता है। हम भारतीय हो सकते हैं लेकिन झारखंडी सब नहीं हो सकते हैं, उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया है। तो आप एक लाइन में लिख के दीजिए कि झारखंड के लोग कौन है, वो कब से रहते हैं, उनके रहने का यहाँ प्रक्रिया क्या है। तो उसका मुख्य जो मांग थी 1932 का खतियान, चूँकि इसी के आधार पर हमारे पड़ोसी राज्य जिससे हम कट कर अलग हुए हैं, बिहार, उनका जो आधार बना था 1932 का बना था। तो इसको लेकर आज 2 दशकों से लगातार जंग हो रहा था, लगातार आंदोलन हो रहे थे, लगातार हड़तालें हो रही थी, लगातार धरना प्रदर्शन, मैंने तरह तरह जो भी स्तर होता है लोगों का माध्यम से आंदोलन करने का प्रयास किया गया था। लेकिन फाइनली आज 22 वर्षों के बाद इस पर पहली सीढ़ी पार करते हुए दिखा है। तो निश्चय ही आज झारखंड में एक हर्षोल्लास का समय है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा क्योंकि झारखंड के लोग सदैव ठगे गए हैं, सदैव छले गए हैं। तो अभी जब तक अंतिम मोहर नहीं मुकर्रर होती है तब तक हमें पैनी नज़र रखनी होगी इस आंदोलन पर। भाषा आंदोलन से आपका जो आंदोलन है वो आज से ठीक 8 महीने पहले, 9 महीने पहले शुरू हुआ और अब खतियान आधारित 1932 की मांग आप लोगों ने की। हालांकि आपको इसमें लगता है कि अभी ये राजनीतिकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी कैबिनेट में पास हुआ है, ये तो हम कह नहीं सकते कि 1932 लागू हो गया, लेकिन जस्ट 1932 का लागू हो जाने जैसा लग रहा है। एक क्रांतिकारी के तौर पर जब आप चीज़ों को देख रहे हैं तो आपने कहा कि लोग अब जो है धैर्य रूप से देखें और मतलब पैनी नज़र से देखें कि सरकार अब कर क्या रही है। आपको लगता है कि कैबिनेट में पास होने के बाद जो अब इसका अगला जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 1932 अंतोगत्वा झारखंड में लागू हो जाएगा या फिर भी पेंच फंसने जैसा आपको लगता है? देखिए, चूँकि जिस प्रकार से इस बार झारखंड की जनता में एक आक्रोश है, एक उबाल है और अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार आनाकानी नहीं होनी चाहिए और जो राज्य से प्रस्ताव पारित होकर केंद्र तक जाएगा
उसे मैंने संपन्न होकर फिर राज्य वापस आना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक थोड़ा सा देखिए, चूँकि झारखंड के लोग हमेशा बहुत जल्दी एक्साइटमेंट हो जाते हैं, तो और मैंने अति उत्साह उन्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। तो फाइनली हमें थोड़ा सा चीज़ों को संभल कर देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार की नीति पूरा स्पष्ट है तो मैं चाहूँगा कि शीतकालीन सत्र का इंतजार क्यों किया जाए। आप एक दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है उसे विधानसभा में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाए और फाइनली इसको शीतकालीन सत्र में संसद भेजा जाए। यानी जो 9वीं अनुसूची का मामला है, केंद्र तो जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये बेहतर होता। बाकी राज्य सरकार उनके निर्णय का स्वागत करते हैं और उनके इस निर्णय का हम समर्थन भी करते हैं। मैंने पहले ही कहा, विश्वास आपको नहीं है क्या कि अब चीज़ें आगे जो है 1932 को लेकर कहीं पेंच फंसने जैसा है? देखिए, कहीं ना कहीं जब 2000 का मामला था, हालांकि ये 2002 का समय नहीं है, अब झारखंड हम लोग भी 20 सालों में जवान हो चुके हैं। अब हम लोग भी झारखंड को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बाहरी दृष्टिकोण, बाहरी व्यक्ति जो इस राज्य का ना होकर इस राज्य में अगर दबाव बनाने का प्रयास करेगा तो हम लोग इसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो झारखंड की स्थिति है वो आपको माननी होगी कि इम्तहान हमारा है, उसका सेंटर कलकत्ता में आता है। जैसे जेईई का एग्ज़ाम जब पोस्टपोन होता है तो उसका एक मास्टरमाइंड मुंगेर से पकड़ा जाता है, दूसरा उड़ीसा से। तो इसका मतलब स्पष्ट है, कहीं ना कहीं जो बाहर राज्य के लोग यहाँ प्रवेश किए हैं उनका बहुत बड़ा घुसपैठ है और कह सकते हैं दबदबा भी है। वो पॉलिटिकली रूप से, पैसे के रूप से बहुत पावरफुल हैं। तो कहीं ना कहीं वे टाल मटोल या फिर वे दिग्भ्रमित करने का प्रयास, एड़ी चोटी करने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हमें भी संशय में रहना होगा। लेकिन फाइनली हम लोग, इतना तो तय है, इस बार जो 32 के विरोध में आएगा, मुझे लगता है झारखंड में उसका पुरजोर विरोध होगा और ऐसे लोगों को झारखंड में एक बहुत बड़े भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जयराम दा, आपको लगता है कि सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी के देने के बाद 1932 का, आपको लगता है कि आप लोगों का जो आंदोलन है उसको छीनने का प्रयास किया गया है कि अब जो है, चूँकि क्रेडिट तो अब सरकार ले रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि जो मेरा मैनिफेस्टो था कि 1932 को हम लागू करें, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं उनका आंदोलन जो है कहीं ना कहीं छीनने का प्रयास किया गया, क्योंकि अभी तो पूर्ण रूप से लागू नहीं है और झारखंड में आप देख रहे हैं कि सीएम सीट को लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं। अब सरकार अपना छवि को ठीक करने के लिए इस तरह की परिस्थिति को लागू कर, देखिए निश्चय ही, अगर मान के चले सरकार का मैनिफेस्टो, कोई भी जब नया राज्य बनता है तो उस राज्य का पहला नियम होता है स्थान नीति। नियम से राज्य चलता है, घर भी हमारा नियम से चलता है, फुटबॉल का खेल नियम से चलता है, विवाह करना नियम से, कोई भी श्राद्ध कार्यक्रम नियम से। तो राज्य भी एक नियम से चलता है और उसका नियम जो होता है पहला, वो होता है स्थान नीति। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार वर्तमान में सरकार बनाने का काम किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गठबंधन के साथ, तो उसको पहला फोकस करना चाहिए था। पहला जो विधेयक यानी पहला जो विधानसभा सत्र होता उसमें पहला नियम होना चाहिए था स्थान नीति। लेकिन कहीं ना कहीं 3 साल बाद, मोटा मोटी मान के चलते हैं 3 साल के बाद अगर ये नियम आया है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन के कारण वो बैकफुट पर आए हैं और बीच में जो उनके विधायक इधर उधर तामझाम हो रही थी, मैंने राज्य में एक स्थिति जो आई थी अराजकता की, अस्थिरता की, उस कारण सरकार को ही बैलेंस करने के लिए और जनता का जो विश्वास वे खो रहे थे उसे फिर से बैलेंस करने के लिए 1932 को लेकर आए। बाकी जैसे भी लेकर आए हैं हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार का समर्थन भी करते हैं जिस परिस्थिति में उन्होंने लाया है। अगर उनका स्वार्थ भी है तो उस स्वार्थ का भी स्वागत है, क्योंकि उनके स्वार्थ से अगर राज्य का कल्याण होता है तो हम लोग राज्य के साथ हैं, राज्य के कल्याण के साथ हैं। अच्छा, ये उलगुलान 3.0 ये क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिस आंदोलन के लिए आप संघर्ष करते हैं, अगर वो आंदोलन मंजिल मिल जाता है तो मुझे लगता है कि उस आंदोलन को जिस नज़रिए से और जिस समिति के माध्यम से संचालन किया जा रहा था उसे थोड़ा सा यहाँ रुककर एक नया नाम ऐड करना चाहिए। ताकि देखिए, अभी उदाहरण के लिए मैं इसी बात का इसलिए जिक्र करूँगा, अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 पार्टियों को देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अहम रोल है झारखंड बनाने में, और भी पार्टियां जिनमें आशु भी रही है। आशु तो खैर झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र विंग था, लेकिन फाइनली आज उन्होंने क्या किया, सत्ता में भी चलाने का काम किया। वही लोग दूसरी पार्टी का नामकरण करके दूसरे तरीके से अगर सत्ता को चलाते हैं तो आज वे बदनाम नहीं होते हैं। कहीं कहीं उनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ झारखंड को अलग करने में लिखा जाता। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस का श्रेय केवल और केवल भारत को आज़ाद कराने में लिखा जाता। लेकिन आज इन 70 सालों में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बेइज्जती थोड़ी हुई है, कारण कि सत्ता को भी चलाया। तो ठीक उसी प्रकार 2.0 अब इतिहास रहेगा, क्योंकि उसने अपना मुकाम को हासिल कर लिया है। अगर 3.0 अब नए सिरे से लड़ेगा ताकि 2.0 इतिहास बन जाए। अच्छा, यानी 1.0 आपका भाषा आंदोलन रहा, 2.0 आपका खतियान आधारित रहा, और 3.0 जो आप करने जा रहे हैं, इसमें मुख्य जो अब चूंकि मान लीजिए एजेंडा अगर साफ सरकार कर दे रही है 1932 को लेकर के, हालांकि उसमें और भी चीज़ें ऐड की गई हैं, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के और तमाम चीज़ें हैं। तो 3.0 अगर होता है तो एक तरीके से झारखंड का मुख्य मुद्दा क्या होगा, क्योंकि आप आंदोलनकारी हैं, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो अभी और भी झारखंड में होने चाहिए? उसमें भविष्य की बात करें तो
मुख्य मुद्दा होगा छात्रों के हित में, यानी नियोजन के हित में होगा, क्योंकि आज लगातार हमारे नियोजन को बाहरियों को बेचा जा रहा है, बड़े बड़े दामों में सीटों को बेचा जा रहा है। आप स्वयं गिरिडीह से संबंध रखते हैं, तो गिरिडीह और गोड्डा में मिलाकर 2016 में 52 बहाली थी शिक्षकों की, जिसमें 48 शिक्षकों की बहाली अन्य राज्यों की हुई थी। तो अब हमारी जो लड़ाई होगी 3.0, जिसमें नियोजन पर बात होगी, और चूँकि हम लोग धनबाद बोकारो से हैं तो यहाँ खनन और उद्योग बहुत जोरों से है, तो खनन और उद्योग के कारण बहुत बड़ा विस्थापन होता है, तो उस पर बात होगी। यानी स्पष्ट शब्दों में खनन नीति, उद्योग नीति और विस्थापन नीति, इनको इंक्लूड करते हुए अब 3.0 का आगाज़ होगा। अच्छा जयराम दा, एक बात बताइए, जैसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये बात कहा विधानसभा में जब ये कैबिनेट में पारित हुआ कि उन लोगों की दुकानदारी बंद हो गई। हालांकि आपने सुना होगा और आपने कमेंट भी इस पर किया है, तो आपको लगता है कि जो आंदोलन कर रहे होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां उसे अलग दृष्टि से देखती है कि कहीं ना कहीं कोई नेता या आंदोलनकारी में कोई नेता अगर सामने आ जाए तो उन्हें लगता है कि शायद उसकी कमजोरी रही होगी, लेकिन क्या उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मंत्री जी काफ़ी दिनों से अस्वस्थ हैं, पहले हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और मैंने अपने सिद्धांतों पर चला है कि अगर सामने वाला व्यक्ति जो हम पर अगर छिटाकसी भी करता है, लेकिन अगर वो अस्वस्थ हो रहा हो, वो अगर महिला विधायक हो, वो अगर बुजुर्ग विधायक हो, तो उस पर हम लोग मैंने अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनके सवाल का उत्तर जरूर देंगे। पहला बात तो मंत्री जी ने बयान दिया है कि दुकानें बंद हो जाएंगी, तो दुकान बंद उनका हो सकता है जो लोग व्यापारी हों। हम लोग छात्र हैं, हम लोग किताबों का पन्ना पलटते हैं, एक अध्याय समाप्त हुआ है, हम लोग दूसरे अध्याय को पलटकर तैयार कर रहे हैं और उसको स्टडी करने पर लग चुके हैं। तो दुकानदारों की बंद होती है, व्यापारियों की। हम लोग छात्र हैं, हम लोग नए मैंने काम पर स्टडी करना आरंभ कर चुके हैं। अच्छा, नए एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि अगर सरकार हमारी बातें मान लेती है, और खास करके 1932 को लेकर के जब आप संघर्ष कर रहे थे और अभी भी संघर्ष कर ही रहे हैं, तो उस समय आपने कहा कि अगर सरकारें सब बातें हमारी मान लेती है तो हम तो छात्र हैं भाई, हम चलेंगे पारसनाथ, लिखेंगे कविता, पढ़ाई करेंगे और हम अपना भविष्य बनाएंगे। तो फिर अब अगर 1932 अगर आपका मुद्दा अगर ठीक हो जाता है और नियोजन नीति जो है ठीक ढंग से सरकार बना लेती है, फिर तो आपको क्या राजनीति करने हैं या फिर आंदोलन करने हैं या फिर आप फिर अपना भविष्य की चिंता करेंगे? देखिए, जैसे ही 1932 को हम लोग सुने कि अब पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा है, हम स्वयं जाकर रांची में 2 किताबें लेकर आए हैं कि अब हम लोग अपने थीसिस जो मेरा छूटा हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो हमने जो कहा है उस पर हम अभी भी डटी हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन या फिर समाप्त हो जाते हैं या फिर क्रांति खत्म हो जाती है। अगर फिर नए मुद्दे सामने आएंगे तो उस पर भी हमें लड़ना होगा। हमने 1932 की बात कही थी, लेकिन उसके साथ साथ 1932 का मतलब झारखंड का भला। तो 1932 का आधार आप 1932 को नियोजन से भी देख सकते हैं, 1932 को आप खनन व्यवस्थापन उद्योग से भी देख सकते हैं, और फाइनली उसी को प्रपेक्ष को लेते हुए जब तमाम चीज़ें हमारे पॉजिटिव रहेंगी तो जाहिर सी बात है अभी जब सरकार स्वयं श्रेय ले रही है और सरकार के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो स्पष्ट है उनके फेवर में 2024 ऐसे ही ऑटोमेटिकली लोग नए नेताओं को पनपने ही नहीं देंगे। और नए जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं वो अपने छात्र जीवन, अपनी जो पढ़ाई है और अपना जो नौकरियों के चांसेस है उन पर तैयारी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिर से अगर राज्य के हित में कोई कदम अहित उठता है, जैसे देखिए भाषा का आंदोलन जैसे ही वापस हुआ धनबाद बोकारो से, फिर देख रहे हैं कि 18 भाषाएं इंक्लूड की जाती हैं, तो अगर इस तरह की नीति नियमावली बनती रहेगी समय समय पर, जयराम महतो लड़ते रहेंगे। दरअसल सवाल हम ये इसलिए आपसे पूछ रहे थे क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो आपकी ओर देख रहे हैं आस भरी निगाह से कि भाई टाइगर जयराम महतो जैसे युवा नेता अगर हमारा नेता बनते हैं तो झारखंड का हित होगा, भलाई होगा। और चूंकि जब चीज़ें बन जाती है तो उसे एक मॉनिटरिंग प्रॉपर रूप से करना, मैनेजमेंट चला पाना, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना दी जाती है, यूनिवर्सिटी बन जाते हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी रहती है। तो कई चीज़ें हैं, एक बना लेना और उसके बाद उसको लगातार परस्पर रूप से चलाना एक बहुत कठिन विषय हो जाता है। इन विषयों को लेकर के आम लोग, खास करके युवा, आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो 2024 में आएंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उसको वो देखेंगे। पंचायत चुनाव तो आपने छोड़ दिया, अब 2024 में चुनाव आने जा रहा है, समय कम बचा हुआ है। टाइगर जयराम महतो की भी कोई तैयारी है क्या 2024 की? देखिए, विशेष तो तैयारी तो कुछ नहीं है, क्योंकि आज मान के चलिए तो अगर तैयारी करनी होती तो मेरा जो विधानसभा क्षेत्र आता है हम उस पर सभाएं करते हैं, लेकिन मेरी मैक्सिमम सभाएं रामगढ़, मैक्सिमम सभाएं कोल्हान, मैक्सिमम सभाएं बोकारो के क्षेत्र में हुई है, जहाँ मेरा कोई सरोकार नहीं है, जहाँ मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो मेरा जो मकसद पहला था कि जो लोग सो रहे हैं, जिनको अपनी ज़मीर का आभास नहीं है, जो लोग गुलामी को स्वीकार करने के कगार पर आए हैं, उन्हें जगाना, उनकी अंतरात्मा को चोट पहुंचाना अपने शब्दों से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। और फाइनली मेरा मकसद वही था कि राज्य का भ्रमण करना, लोगों को समझाना और जितना संभव हो सके उन्हें आंदोलन के लिए जोड़ना। तो कहीं ना कहीं उस पर हम लोग सफल हुए, तभी जाकर इतना बड़ा उबाल आया। लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी क्षेत्र से अगर तैयारी की बात करें तो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। बाकी मैंने आपको ये भी कहा था कि जनता जनार्दन जो तय करेगी, जो करेगी वही आप करेंगे। दरअसल इस बात का चर्चा हम आपसे इसलिए करें क्योंकि कुछ युवाओं से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम महतो हम उनको सिर्फ विधायक दिखना नहीं चाहते, क्योंकि आप कई सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं लोगों की है कि आप एक एज अ सीएम फेस हैं, एक बड़ा चेहरा हैं, और उसके तहत जो है चीज़ें अगर चले
तो बेहतर होगा। और अगर आप आप कहेंगे कि नहीं भाई अभी जनता जनार्दन तय करेगी, आपके पास कोई अगर ब्लूप्रिंट नहीं होगा, तो आखिर वो जो लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं एक विकल्प लेकर आपको चलना होगा। और हम ही नहीं, मैं चाहता हूँ अगर मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं जो झारखंड की इस माटी में शायद वे गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उन्हें मंच नहीं मिला, उन्हें अवसर नहीं मिला है, तो मेरे साथ-साथ अगर ऐसे लोग हैं जो बेबाक अंदाज़ से आपकी बातों को रख सकते हैं, उस पर माने अच्छा कर सकते हैं, लेकर नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं, तो उनको भी खोज कर निकाला जाए और उन्हें भी आगे पुशअप बढ़ाने का कार्य किया जाए। बाकी जनता जैसा सोचेगी, और ब्लूप्रिंट हम चाहेंगे कि अभी से तैयारी करें एक ऐसे विकल्पिक, ताकि अगर भविष्य में कुछ अनहोनी हो, अगर राज्य असहमति रहे इन पॉलिटिकल पार्टियों से, तो राज्य को एक रिकवर मिले, एक बैकअप मिल सके। इसके लिए जनता को तैयार रहना चाहिए। कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे अगर वैसा अगर अवसर मिलता है आपको झारखंड में, तो कौन सा पार्टी ज्वाइन करना पसंद करेंगे? अगर आपको टिकट देने की बात आ गई या फिर किसी तरह की बात हुई, कौन सा पार्टी चुनेंगे? देखिए, अभी तो चूँकि मैंने स्पष्ट अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो भी पार्टियां झारखंड में रूल कर चुकी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड को शोषण के कगार पर अगर झारखंड है तो उनकी सबकी स्थिति है। भले 32 आया है, लेकिन आप सरकार को श्रेय ठीक है लेना चाहती है, लेकिन इसी सरकार में धनबाद जिले में अभी प्रत्येक महीना 600 करोड़ का कोयला का निकासी हो रहा है अवैध रूप से। तो कहीं ना कहीं जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ठीक है, सब ने कुछ अच्छा भी किया, कुछ खराब भी किया, लेकिन कुल मिलाकर जो झारखंड के सामने रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं यही दिखेगा कि 22 सालों के झारखंड ने केवल और केवल दुख, दर्द और तिरस्कार ही देखा है। तो इसलिए मैंने भी स्पष्ट कहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टियां रूल कर रही है उनके साथ जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि जनता ने हम लोग एज ए नॉन पॉलिटिकल स्वीकारा है। अगर पॉलिटिकल पर्सन आप बनते हैं तो निश्चय ही आपको नहीं, वो ठीक है, आप लोगों को नॉन पॉलिटिकल रूप से ही देखा जाता है, लेकिन दरअसल लोग जो हैं वो ये भी तो कह रहे हैं कि भैया हमारा जयराम दा अगर सामने अगर आ जाएं जब सीएम फेस, तो हालांकि आप बात को बहुत घुमा रहे हैं, आप कहना नहीं चाह रहे, जनता जनार्दन पर छोड़ रहे हैं। हालांकि एक बात हम आपसे ये भी लेंगे कि चूँकि आपने धनबाद का जिक्र किया, पूर्णिमा नीरज सिंह का स्टेटमेंट आता है, झारखंड को फिर से जलाने वाला ये प्रस्ताव है। कांग्रेस की विधायक हैं, गठबंधन की सरकार है, फिर भी इनका प्रस्ताव इस तरीके से है, मतलब ये कह रहे हैं कि जलाने का प्रस्ताव है। और पीएन सिंह हैं, भाजपा के सांसद हैं, वो कहते हैं वोट के लिए राजनीति स्टंट है और कुछ नहीं। उनका जो सीएम हेमंत सोरेन का जो छवि था वो धूमिल होने का था, इसीलिए इस चीज़ को इस तरीके से लागू कर दिया गया। तो और खास करके निशिकांत दुबे एक बड़ा चेहरा है, सांसद हैं, उन्हें भी 1932 को लेकर के आपत्ति है। कई लोगों का उन्होंने नाम भी लिया है, चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, आलमगीर आलम, जोबा मांझी जी भी सरकार में रहने लायक नहीं है, उनका यह कहना है। क्योंकि सरायकेला, खरसावां और मधुपुर, धनबाद 1956 में हमारे पास आया, इसके पहले यह उड़ीसा व बंगाल का हिस्सा था, पाकुड़ का सर्वे नहीं हुआ, शहर में रहने वाला कोई भी 1932 का खतियानधारी नहीं है। तो इसलिए हम दोबारा इसलिए पूछ ले रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं। और ख़ास करके इसमें एक सवाल बड़ा ये है कि जो गरीब तबका है, जो 1932 के जो खतियानधारी नहीं है, जो बाद में आया, उनका परिवार जो झारखंड में बस गया, अब उसे नियोजन चाहिए होगा, नौकरी चाहिए होगी, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं इसमें समस्या हो सकता है। नियमावली अगर ठीक ढंग से बना दिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन टाइगर जयराम महतो उन गरीबों को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि उनको भी तो जीने का हक है, अधिकार है। निश्चय ही मैंने अपने हर एक स्टेटमेंट में साफ कहा है कि पहला बात, जो लोग इस भूभाग में बस गए हैं और इस भूभाग के अलावा उनका कहीं कुछ नहीं है, तो सरकार एक सर्वे टीम, एक आयोग का गठन करे, उनकी जांच करे, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो झारखंड के में आके बस गए हैं किंतु अन्य राज्य के थे और वहाँ उनका नाता टूट चुका है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, तो सर्वे करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उनको सर्वे करें, उनको चिन्हित करें, और पहला प्रेफरेंस ये हो कि उन्हें यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को स्वीकार करना होगा, तभी जाकर इस झारखंड में उन्हें एक दर्जा दिया जाए। देखिए, अगर मान के चल ठीक है, गरीब लोग हैं, हम लोग भी गरीब ही हैं, लेकिन आपको इस नज़र से देखना होगा, एक राज्य को सुरक्षा के दृष्टिकोण से और आने वाले भविष्य के दृष्टिकोण से भी देखना होगा कि आप जो लोग आए हैं, जब आप गरीब हैं तो कहा गया है कि गरीब के लिए सबसे बड़ा धर्म रोटी होता है। तो जब आप रोटी के लिए आए हैं, तो रोटी जब यहाँ की चाह रहे हैं, तो यहाँ की भाषा, परंपरा, संस्कृति को स्वीकार करें। और हम सरकार से चाहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए एक आयोग का गठन करें, उनको शोध करें और फाइनली उन्हें एक विशेष प्रावधान दें। स्वागत करते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि लोग आएँ, रोजी रोटी कमाएं। ये तो तमाम जो मंत्री हैं उनका भी स्टेटमेंट था इस तरीके से कि आप लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झारखंडी का जो हक है, अधिकार है, उसको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। अब जयराम महतो की आगे की रणनीति क्या होगी? चूँकि अब तो जो चीज़ें हैं शीतकालीन सत्र में जाकर के कुल मिलाकर चली गई है। हालांकि आप कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए और विशेष बैठक करके इसको पास कराया जाए। अभी फिलहाल वर्तमान में जो है आपकी जो आंदोलनकारी हैं उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा, और झारखंड की जनता को आप क्या कहेंगे? झारखंड की जनता को यही संदेश होगा कि आप लोग
एकजुटता के साथ तत्पर रहें हमेशा, क्योंकि झारखंड में समय समय पर बहुत सारे संकट के बादल अभी मंडराने वाले हैं। अभी हमने जंग जीती नहीं है, अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। अभी तो राज्य सरकार का मामला था, अभी हमें बहुत सारे मुद्दों पर केंद्र से टकरानी होगी, केंद्र से भी लड़ना होगा। तो इसलिए झारखंड की जनता एकजुट रहें और अपने आप को आंदोलन के लिए तैयार रखें। और साथ ही जो छात्र इस आंदोलन से जुड़े थे उनको धन्यवाद देते हुए कहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई को फिर से जारी रखें और पढ़ें, और फिर पढ़ने के साथ साथ जब जब माटी आपको बुलाए लड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आएँ और अपनी माटी की लाज बचाएं और माटी की मान मर्यादा को, इसकी गरिमा को बरकरार रखें।